नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लाभार्थियों को सब्सिडी राशि के चेक किए प्रदान। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। बीजेपी आरएसएस की बैठक पर कांग्रेस का हमला। बोले मंथन से पहले छवि सुधारने का करें काम। मुख्यमंत्री घोषणाओं पर सख्ती। प्रमुख सचिव ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश। लंबित घोषणाएं जल्द पूरी करने के निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर में हाई अलर्ट। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस का फोकस। उपद्रवियों को सख्त चेतावनी। और उत्तराखंड में भारी बारिश। 3 जिलों में लैंडस्लाइड। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अलकनंदा उफान पर। बेलनी क्षेत्र में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जलमग्न। 2 दिन के लिए रोकी गई चारधाम यात्रा। उत्तराखंड में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को बड़ी सफलता मिल रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून को देश के अन्य प्रमुख शहरों से रेल सेवाओं के विस्तार और जन सुविधा से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे अपने पत्र में अवगत करवाया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्तावों, जिनमें देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस का मुंबई तक विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण रेल सेवाओं से जुड़े सुझाव शामिल हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रेल मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक पहल आगे बढ़ेगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने कहा है कि देहरादून में नंदा की चौकी पर नवनिर्मित पुल पूरे तरीके से सुरक्षित है। भारी बारिश के कारण पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा ढह गया है, जिसे युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। पंकज पांडेय ने बताया कि बीती रात हुई जोरदार बारिश के कारण पुल के एक हिस्से की अप्रोच रोड के नीचे से मलबा बह गया था। इस कारण अप्रोच रोड एक जगह पर धंस गई है। पांडेय ने कहा कि मुख्य अभियंता को अप्रोच रोड को ठीक करने के साथ ही घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। उसकी अप्रोच धस गई है एक पार्ट में। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें। कल रात में जो ज्यादा बारिश आई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का वो उस तरफ चला गया और वहां पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से। इस वजह से वो धंस गया। तो इसमें 2 चीजें हैं जो अलग अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रेस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पे हमारी टीम काम कर रही है लगातार। बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। देश की सबसे पहली सहकारी चीनी मिल बाजपुर को कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड में करोड़ों रुपए के लोहे के चोरी के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक चीनी मिल में हुए लोहा चोरी प्रकरण को लेकर चल रहे क्रमिक अनशन के 7वें दिन उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धामी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए तीखे सवाल उठाए। आर्य ने कहा कि यह सिर्फ लोहे की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश की विरासत और किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यशपाल आर्य ने कहा कि पंडित नेहरू जी ने देश के किसानों के लिए जो पहली सरकारी चीनी मिल बाजपुर में लगाई थी, आज उसी को उजाड़ा जा रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है और उसके साक्ष्य सबूत प्रमाण हमारे पास है। स्क्रैप की जो
में जो टेंडर हुए हैं उसमें टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एक सरकार के चहेते ठेकेदार को के नाम पर टेंडर कर दिया गया और सरकार इसमें संलिप्त है, यहाँ का जिलाधिकारी संलिप्त है, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो संलिप्त हैं और बिना उनकी संलिप्तता के ये काम हो ही नहीं सकता है। और हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। काशीपुर में 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन जनसभा को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। काशीपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में जनसभा में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलका पाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजीव कुमार गुप्ता, गौरव चौधरी, रियासत हुसैन सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एआईसीसी सदस्य और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनुपम शर्मा ने बताया कि जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जनसभा उत्तराखंड की राजनीति को नई दिशा देने के साथ साथ वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। के आने का एक बहुत बड़ा कारण है इस प्रदेश में और इस देश में जो अराजकता का माहौल है, चारों तरफ चोरी, लूटपाट, दमन और एक तरीके से हिटलर शाही। यहाँ पर विदेश नीति फेल हो चुकी है, यहाँ पर आर्थिक नीति फेल हो चुकी है, यहाँ पर शिक्षा नीति फेल हो चुकी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलसो का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, कक्षाओं की स्थिति, मध्याह्न भोजन, ज्ञान केंद्र, शौचालय की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन कर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि जो विद्यार्थी लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करें और अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाकर उनका नियमित नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट की स्थिति में न पहुंचे। इस दौरान डीएम ने एक शिक्षक की तरह बच्चों को सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे स्कूल में ज्ञान केंद्र की स्थापना हुई, जिससे हमें पढ़ाई में बहुत ही सुविधा मिलती है। यहाँ पर जब हमारे कोई पीरियड खाली रहते हैं तो हम सर लोगों से चाबी मांगते हैं और यहाँ पर मैं लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ, तो कोई भी बच्चा यहाँ पर आके पढ़ सकता है। हम उसको यहाँ पर अच्छे से लाइट है, यहाँ पर जो भी बच्चा चाहे वो अच्छे से पढ़ सकता है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ज्ञान केंद्र की स्थापना की, जिससे कि हमें पढ़ाई में बहुत ही सुविधा होती है। रुद्रपुर में पुलिस रिमांड के दौरान मौका पाकर भाग रहे गैंगरेप के आरोपितों को आम जनता ने दबोच लिया। गुस्साई भीड़ ने तीनों को घेर कर लात, घूंसे और थप्पड़ मारे। 2 दिन पहले इन दरिंदों ने ड्यूटी पर तैनात एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपित को एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया था, जबकि 3 आरोपितों को सलाखों के पीछे भेज दिया था। आज जब पुलिस टीम इन तीनों आरोपितों को जांच और बरामदगी के लिए लेकर निकली थी, तभी इन अपराधियों ने पुलिस को चकमा देकर भागने की नाकाम कोशिश की। अभी 1-2 दिन पहले घटना हुई, एक लड़की के साथ 3-4 लड़कों ने मिलकर रेप किया सिडकुल में, उसको रेप करके उसको वहीं फेंक दिया। तो आज हमें जैसे ही पता चला कि पुलिस उन रेपिस्टों को लेके जा रही है, तो हम तो उनकी फिटनेस करने के मकसद से आए थे यहाँ पे कि आगे कोई भी युवा या कोई भी बंदा गलत नीयत से किसी भी लड़की पे आग उड़ाने से पहले, गलत करने से पहले 100 बार सोचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक प्रदान किए। 5 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी और स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों का
फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। तो करेंगे अगली खबर का। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी संगठन और आरएसएस की एक बैठक गुप्त तरीके से देहरादून में हुई। इसको लेकर कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र शाह ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए आरएसएस के लोगों से कहना है कि जब राम मंदिर में चोरी हुई तब तुम चुप बैठे थे और जब केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तब भी तुम चुप बैठे थे। चुनावी सम्मेलन तो होते रहेंगे। आरएसएस के लोगों से मेरा कहना है कि जो छवि बीजेपी की सरकारों ने धूमिल की है, पहले आप अपनी छवि को सुधारने का काम कीजिए। आरएसएस और जहां तक भाजपा के समन्वय बनाने की बात है जो आने वाले चुनाव के लिए, तो मेरा आरएसएस के लोगों से भी कहना है कि जब राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई तब आप चुप बैठे थे, जब बद्रीनाथ में चंदा चोरी होगी तब आप चुप बैठे थे, जब सोने का जो है केदारनाथ में जो पूरा जो है सोना उखाड़ के ले गए तब आप चुप बैठे थे। ये चुनाव का समन्वय तो होता रहेगा, लेकिन आरएसएस के लोगों से मेरा कहना है कि जो छवि पिछले दौर में 12 साल में दिल्ली में केंद्र की सरकार ने, 9.5 साल में उत्तराखंड की सरकार ने जो आपकी धूमिल की है, पहले आप अपनी छवि को बनाने का काम कीजिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से भाजपा और भाजपा के जो अनुशासित संगठन है लगातार जो तमाम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आरएसएस को पहले कम से कम भाजपा को सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद भाजपा जो है जब तक सही नहीं होती है तब तक जो है उसे छोड़ देना चाहिए। अल्मोड़ा में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशेष शिक्षा के तहत 42 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर सरकार की शिक्षा नीति का दम दिखाया। ऐतिहासिक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने साफ संदेश दिया कि अब नियुक्ति के साथ जिम्मेदारी भी तय होगी। शिक्षकों को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि प्रदेश का भविष्य गढ़ना है। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण कर मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। अभी हम जितने विकलांग बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं या जो स्कूल किसी कारण नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कल 69 टीचरों की नियुक्ति हमने कल गढ़वाल में दी है और आज 42 टीचरों की नियुक्ति यहाँ पे दे रहे हैं। ये टीचर जो है सब्जेक्ट टीचर से अलग रहेंगे और ये खाली उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे की विकलांग हैं। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा बहुत विकलांग है और स्कूल में नहीं आ सकता है तो घर जाके भी उसकी पढ़ाई होगी, ताकि कोई भी उत्तराखंड का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल न पढ़ पाए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जन टीवी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मसूरी रोड स्थित पानी वाला बैंड के पास क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर सड़क को 2 लेन तक यातायात के लिए सुचारू रूप से बहाल किया जाए। इस पर अधिकारियों ने अवगत करवाया कि 10 से 15 दिन के भीतर 2 लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा। डैमेजेस है उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए मेरे द्वारा इन तीनों स्पेसेस को देखा गया, प्लेसेस को देखा गया। नंदा की चौकी वाले ब्रिज में जल्दी ही कनेक्टिविटी रिस्टोर हो रही है। सिमिलरली जो मसूरी में एक रीसेंट लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, उसमें अभी मेरी जो इन डिटेल इस पर बातचीत हुई, उसमें ये समझ में आ रहा है कि 2 लेन बनाने के लिए लगभग 10 से 15 दिन में इसे खोल दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। बाकी अभी कनेक्टिविटी थ्रू कर दी गई सिंगल उस पर। और सिमिलरली जो रिटेनिंग वॉल बनाते हुए इसे प्रॉपर तरीके से रेस्टोर किया जाना है, उसमें लगभग 2 माह के आसपास का समय लगेगा। तो इस तरीके से
सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ फास्ट मैनर में डिपार्टमेंटल लेवल पे की जा रही है। कोतवाली प्रेमनगर की नंदा की चौकी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली, जिस सूचना मिलते ही कोतवाली प्रेमनगर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और हालात का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि पुलिया पूरी तरह सुरक्षित है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि लगातार हुई भारी बारिश के कारण पुलिया से जुड़ी अप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी बह जाने से मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। काम पूरा होते ही मार्ग को सुरक्षित रूप से यातायात के लिए वापस खोल दिया जाएगा। मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के विधानसभा क्षेत्र 5 थराली के अंतर्गत देवराड़ा गांव में स्थित लगभग 200 साल पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 महीने पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से यहां पर पूजा अर्चना पूरी तरह से बाधित है और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए लौटना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हरीश सती द्वारा संस्कृति विभाग से पत्राचार किया गया, जिसके बाद आज पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जल्द से जल्द मंदिर के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया ताकि श्रद्धालु वापस विधिवत पूजा अर्चना कर सकें। और ये पुराने मंदिर जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट हैं उनमें हम कंजर्वेशन का कार्य करते हैं। हमारा हेड ऑफिस पौड़ी में है एक और एक अल्मोड़ा में है स्टेट आर्कियोलॉजी का। तो आज हम यहाँ पे देवराड़ा में ये नारायण मंदिर समूह है, ये करीब 1000 साल पुराना यहाँ पे मंदिर है और इस बार काफ़ी इसकी स्थिति नाजुक सी दिख रही है, क्योंकि काफ़ी मंदिर जैसे ये सामने वाले दोनों मंदिर हैं ये कुछ टिल्ट हो गए हैं अपनी एक्सिस से। इनका रिसेटलिंग का कार्य इस बार सोचा जा रहा है। इसका मुख्य मंदिर भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है, इसके अंदर की जो क्या कहते हैं पत्थर की बीम्स हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं, तो उसकी जगह हम चाहते हैं कि उसको एक नया रिप्लेस करके और उनको उस छत को यथास्थिति बनाए रखें। हमारा मूल उद्देश्य होता है कि जो ये हमारे पुराने, जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति की वाहक हैं, ये मंदिर ये तब भी थे जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे, ये घर गाँव नहीं थे, पता नहीं कौन लोग यहाँ पे रहे होंगे और उन्होंने इनका निर्माण किया। तो हमको इसको अक्षुण्ण बनाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि इनका इस तरह से कंजर्वेशन करा जाए कि इनका जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इन पे सीमेंट का प्रयोग न हो और ये अपने हमको जिस रूप में मिले उससे भी अच्छे रूप में हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे। यहाँ पर समस्या ये हुई थी कि ये हमारा लक्ष्मी नारायण का मंदिर है देवराड़ा में, ये क्षतिग्रस्त हो गया था 6 महीने पहले से और आज बाहर से पुरातत्व विभाग की टीम आई हुई थी। अब हमें आशा है ये मंदिर का सुजलीकरण होगा और बाहर से लोगों की आस्था, जनेऊ धारण और मुंडन संस्कार के लिए आते हैं बाहर से लोग। अब हमारी आशा जगी है कि इस मंदिर का भव्य रूप और सौंदर्यीकरण होगा। तो जब ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था तो क्या यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी? 6 महीने से यहाँ पर कोई पूजा अर्चना और कुछ भी नहीं हुआ था मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के कारण। कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर में भी पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सीओ मंगलौर अभिनव चौधरी ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले कांवड़िये नारसन बॉर्डर के रास्ते लंढौरा, लक्सर और बैरागी कैंप होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। सीओ मंगलौर ने कांवड़ियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान डीजे की आवाज़ और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखें। उन्होंने कहा कि सभी शिव भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हों और यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग, उपद्रव या फिर कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये कांवड़ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे जो नॉर्थ इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें करोड़ों के हिसाब से जो लोग हैं वो हफ्ते भर के अंदर आते हैं और यहाँ से जल लेके जाते हैं। तो उसी के दृष्टिगत जो लंढौरा, नारसन, मंगलोर क्षेत्र है तो उसमें सब में ड्यूटी पॉइंट सब बना दिए गए हैं और सब पे जो है फोर्स
पहले से ही मतलब आ चुकी है। आजकल में सारे पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं। उसके साथ में एक प्रॉपर एक डाइवर्जन प्लान भी बन गया है कि उस जब कांवड़ के वाहन चलेंगे तो फिर जो लोकल के लोग हैं उनके जो गाड़ियां हैं, उनकी बाइक्स हैं, वो किस रास्ते से जाएंगे और किस रास्ते से आएंगे। तो वो सारी तैयारियां भी की जा चुकी हैं, टेंट वगैरह भी लग गए हैं। और जो रास्ते हमने बंद करने थे डाइवर्जन वाले, और जो उसके अलावा कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो बस्तियों को और जो कस्बों को जोड़ते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉपर जो है व्यवस्था की जा चुकी है। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में व्यापक स्तर पर हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाने जा रही है। अभियान के जरिए घर घर तिरंगा फहराने के साथ पदयात्रा, शहीदों का सम्मान और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि विगत वर्षों की तरह इस बार भी 10 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच मंडल स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और राज्य के हर घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जब से देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, तब से लगातार युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से और युवाओं में संवैधानिक दायित्वों के प्रति उनका बोध हो, इसको लेकर के लगातार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। और इस वर्ष भी पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है और जिला और मंडल स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है और प्रत्येक घर में और प्रत्येक प्रतिष्ठान पर हमारा तिरंगा झंडा लहराए। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।